नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की मैथ्स के वीडियो सेशन को आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको जीरो लेवल से इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जाएगी, जो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के बीच से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, जितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, उन सब पर हम एक एक करके एक्सरसाइज वाइज चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को साथियों ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला अध्याय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 10th बोर्ड की मैथ्स का बुक का। सबसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। उसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या होती है पूर्ण संख्या? ऐसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4। जो 0 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और कहाँ तक चलती है? अनंत तक। और इस पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद अगला आपका पॉइंट है प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। वापस सुनिए, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये जो प्राकृत संख्याएं होती है, इनको n से दर्शाते हैं। किससे? n से, इन नेचुरल नंबर। और जो पूर्ण संख्या होती है, इनको W से दर्शाया जाता है, जिसे हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और बाद में फेयर आउट कर ले। अगला पॉइंट आपका रहेगा पूर्णांक संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूर्णांक संख्या शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। साथियों, अगर हम प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या आपके 0 से शुरू होती है, तो पूर्णांक संख्या जो है वो उसके अंदर 0 भी शामिल होगा। और इसके अतिरिक्त साथियों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या है वो शामिल रहती है, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर दशमलव वाली संख्या शामिल नहीं होती है। और साथियों, पूर्णांक संख्याओं को Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांक संख्या भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सबसे पहले पूर्णांक संख्या की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, प्लस वाली जो भी संख्या है वो आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी कि जितनी भी माइनस वाली जो संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या के अंतर्गत आती है। इन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो -1, -2, -3 तक ये चलते हैं, और फिर अनंत तक ये संख्याएं चलती रहती है। साथियों, एक नोट है जो आपको याद रखना है कि शून्य है, जो 0 है ना, वो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, परंतु यह एक पूर्णांक संख्या है। 0 है वो कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये न तो धनात्मक होती है और न ऋणात्मक के अंतर्गत आती है। अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, यानी कि वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ Q बराबर 0 नहीं, अर्थात Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, और P और Q कोई यहाँ पर पूर्णांक है। जैसे साथियों, हम उदाहरण लें तो मान लो 22/7 एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है। 0 भी एक परिमेय संख्या के अंतर्गत होती है। पॉइंट यानी दशमलव वाली संख्या 3.5, 0.2 जो भी संख्या है, ये सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बार वाली संख्या जैसे 0.6 बार, ये भी कैसी है? परिमेय संख्या। इसके अलावा कोई भी संख्या जैसे 3 है, 5 है, 2 है, कोई भी प्राकृत संख्या ले लो या पूर्ण संख्या, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत होती है। इसके अलावा अंडर रूट के अंदर अगर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे रूट 25 है, वो 5 का
वर्गमूल है, ठीक है। √25 है वो 5 का वर्ग है। तो ये आपका ये भी है ना, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। वे संख्याएं जो p/q के रूप में ना हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय जो संख्या नहीं हो, यानी परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो संख्या परिमेय नहीं होती वो कैसी है? अपरिमेय। जैसे उदाहरण के तौर पर √2 किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता, यानी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। √5 या √2 + 2, यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या के अंदर अगर परिमेय संख्या ऐड करोगे तो भी आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। अच्छा, एक पाई, ये जो पाई है वो भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? अपरिमेय। उसके बाद में साथियों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि साथियों जो परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, इन दोनों को हम सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के सारे उदाहरण साथ में ले लेते हैं, जैसे 0.5 है, √25 है, या 3/7 है। ये सारे परिमेय संख्याओं का उदाहरण किया, या 0.3 बार है, ये सब परिमेय संख्याओं का उदाहरण किया। इसके अलावा अपरिमेय संख्याओं को उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि पाई अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है, या √5 + 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये जितना भी जो समूह है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। इसमें 0 भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो इन सबको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, इन्हें हम सामूहिक रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अभाज्य संख्या पर। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभाज्य संख्या। साथ ही दोस्तों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा, ये लाइन याद रखना, जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है, उसके अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी प्राइम नंबर है, इन्हें अभाज्य संख्या है। और इन संख्याओं के अलावा अन्य किसी भी संख्या का इसके अंदर भाग नहीं जाता है। उसके बाद भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं के अलावा अन्य किसी और संख्या का भी भाग जाता है, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं, यानी कि जिस संख्या का हम गुणनखंड कर सकते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर भाज्य संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या 15 है। इस 15 के अंदर साथियों 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी भाग जाता है, 15 की भाग जाता है। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड है वो 1 से अधिक संख्या है, यानी जिस संख्याओं के हम गुणनखंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम चर्चा करें अगले पॉइंट पर, सह अभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याओं का समूह जिसका HCF केवल 1 होता है, यानी कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जिसका महत्तम समापवर्ती 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। साथियों संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसका हम जब HCF निकालेंगे तो उसका केवल 1 आएगा। जैसे मान लो 15 और 16 है, तो साथियों हम जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 × 5। कितना आ जाएगा? 3 × 5। और हम 16 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2। यानी कि अब इसमें हम जब इसका HCF निकालते हैं तो दोनों के अंदर हम जब कॉमन फैक्टर देखते हैं, दोनों के अंदर जब हम कॉमन संख्या देखते हैं, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड और 16 के अभाज्य गुणनखंड के अंदर कोई कॉमन नहीं होता है, केवल और केवल कॉमन 1 होता है। अर्थात ऐसी स्थिति जब भी उसका HCF 1 होता है तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जैसे 5 और 9 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 कॉमन होगा, 17 और 19 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 कॉमन होगा, 13 और 20 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 1 कॉमन होगा।
अर्थात इन संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका एचसीएफ केवल 1 आता है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट लगा देना। और अब साथ ही साथ साथियों, आप अगर वीडियो सेशन देख रहे हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप होमवर्क के रूप में आप उसको एक कॉपी डाल दें, उसके अंदर ये लिखते जाएं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से आपकी छोटे छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अंक गणित आधारभूत प्रमेय आपकी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th के अंदर पहला ही पॉइंट है जो आपके बुक के अंदर पहले चैप्टर के अंदर ये दे रखा है, अंक गणित आधारभूत प्रमेय। जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, अभी हमने चर्चा की थी कि भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या होगी, उस भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा ये जो गुणनखंड है वो एक अद्वितीय यानी यूनिक होता है। यानी कि इनका जो गुणनखंड है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। भले ही अभाज्य गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो, अभाज्य गुणनखंड का क्रम कैसा भी हो, लेकिन उससे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमें अभी एक उदाहरण लिया था कि 15 है, ठीक है, तो इस 15 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो साथियों, ये 15 एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। और इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5 आएगा, 3 गुणा 5। तो साथियों ये जो 3 और 5 दोनों है वो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। तो हमने इस 15 को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में यानी गुणे के रूप में व्यक्त किया है, तो यही एक अंकगणित आधारभूत प्रमेय कहलाता है। वापस सुनिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात इनका जो गुणनखंड होता है वो एक अद्वितीय होता है, भले ही अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का क्रम कुछ भी हो। उसके बाद साथियों आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो संख्याओं का जो गुणा है ये एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। मान लो दो संख्या ए और बी है। साथियों ये सूत्र आपको याद रखना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणा, मान लो आपको दो संख्या दे दी, उसका एलसीएम दे दिया, एचसीएफ पूछे, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो एलसीएम यानी इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणे के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से साथियों आपके क्वेश्चन बनेगा और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देना कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उन संख्याओं के लसब और मसब के गुणे के बराबर होता है। तो साथियों आज के इस वीडियो सेशन में हम इतनी चर्चा करेंगे, जितने भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के बीच से जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम 1.1 प्रश्नावली को शुरू करेंगे, जिससे जितने भी क्वेश्चन है वो उन सब क्वेश्चन को आपके सामने इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा और आपको अच्छे से टाइम टू टाइम क्लास को पूरा आपको ज्वाइन करना है और इन क्लास के साथ जुड़े हुए रहना है लास्ट तक। आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और ये जो छुट्टियों का जो समय चल रहा है इसमें आपको बहुत ही रिवीजन का फायदा मिलेगा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।